अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। आज हम बताएंगे आपको क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट। क्लास 10th का ये आपका सोशल साइंस का इकाई फर्स्ट का आपका चैप्टर फर्स्ट पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो इसमें जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुविकल्पी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताएंगे, अति लघु उत्तरी बताएंगे, लघु उत्तरी बताएंगे, दीर्घ उत्तरी बताएंगे। तो पूरा चैप्टर आपको इस वीडियो में कंप्लीट मिलेगा। जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इकाई फर्स्ट से भारत और समकालीन विश्व 2 इतिहास, ठीक, इसमें खंड आ होगा आपका घटना और प्रक्रियाएं। इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो आपको बताएंगे। तो जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं वो क्वेश्चन हम इसमें कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए देख लेते हैं। पहला चैप्टर था हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, क्या इसके परिणाम हुए, क्या क्या घटनाएं हुई, तो ये पूरा इस चैप्टर में है। तो इस चैप्टर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं तो वो सारे क्वेश्चन और उनके आंसर भी हम करवाएंगे। तो क्वेश्चन आंसर आपको सब कुछ मिलेगा। तो आपको जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं आप चाहें तो नोट आउट कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिल जाएंगे। तो इसी तरह से चैप्टर वाइज चैप्टर हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो ये आपको अच्छे से नोट आउट करते जाना है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो बना सकते हैं, इसमें आपको सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका बहुविकल्पी से, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक आपसे पूछा गया है कौन था। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? मेजिनी। क्या हो जाएगा? घ नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजिनी। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? तो फ्रांस में आपकी गणतंत्र की जो घोषणा हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी? 1815 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1848 ईस्वी में। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है कि फ्रांस की गणतंत्र दिवस की घोषणा कब हुई थी? 1848 में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ वह है। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, उस देश को नाम बताना है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इसमें 4 ऑप्शंस में से बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फ्रांस हो जाएगा। ठीक, तो आपको लिख लेना है इसमें फ्रांस। तो ये आंसर आपके नीचे लिखे हुए हैं, अगर आपको लिखना हो तो आप नोट आउट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 क्या है आपका, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय है इनमें से किसको दिया जाता है? का नंबर ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क को, काइजर विलियम प्रथम को, हिटलर को या मैत्सिनी को। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑटो वन बिस्मार्क। ठीक, तो इसका राइट आंसर आपको लिख लेना है ऑटो वन बिस्मार्क। इसके बाद ये आंसर आपका लिखा हुआ है, आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? नेपोलियन का संबंध किस देश से है? जर्मनी, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड। तो इनमें से राइट आंसर आपको बताना है, इनमें से कौन सा आपका आंसर सही हो जाएगा। जर्मनी, इटली, फ्रांस। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रांस। ठीक, इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
क्वेश्चन नंबर 5 है 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप। ठीक, तो इसमें से आपको बताना है कि 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आपकी गणतंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक, तो राइट आंसर आपको लिख लेना है गणतंत्र की स्थापना। ये क्वेश्चन है आपका 1848 की फ्रांसीसी राज्य के क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ, तो गणतंत्र की स्थापना हुई थी। इसके बाद आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो आपके 1-1, 2-2 नंबर पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है। किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी जो चित्रकार थे उन्होंने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। ये हैं, इनका नाम लिखना है, फ्रेडरिक सारियू ने 1848 में बनाई थी। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य। निरंकुशवाद क्या होता है, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार जनता के अनुरूप कार्य नहीं करती। यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। तो निरंकुशवाद क्या होता है, ऐसी सरकारें होती हैं जिनमें शासन व्यवस्था या सत्ता किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, मतलब हर तरीके से लोग स्वतंत्र होते हैं, किसी का कोई दबाव नहीं होता। ऐसी सरकारें जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। तो ये जो सरकारें होती हैं इनमें जो जनता होती है उनके अनुरूप कार्य नहीं होता, सरकारें अपने मन का स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यह अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती हैं। ठीक, तो निरंकुशवाद आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है जर्मन राष्ट्र का प्रथम साम्राज्य और कौन घोषित किया गया, अथवा में क्वेश्चन पूछा जाता है जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था। ठीक, तो जर्मनी का प्रथम सम्राट कौन था, तो ये भी आपका क्वेश्चन सेम है। और जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था, तो ये आपको इसमें आंसर बताना है। जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वन बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। ठीक, इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह क्या होता है, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो जनमत आपका संग्रह क्या होता है, जनमत संग्रह एक प्रकार का जो होता है वो प्रत्यक्ष मतदान होता है, जो आमने सामने मतदान किया जाता है प्रत्यक्ष, वो होता है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव स्वीकार करने के लिए या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, सभी का मत लिया जाता है। ठीक, तो वो जनमत संग्रह कहलाता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, नारीवाद क्या था। नारीवाद क्या होता है, तो नारीवाद आपको बताना है स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है। ठीक, तो जो आपके स्त्री पुरुषों को सामाजिक और आर्थिक समानता के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध जो होता है वो आपका, जहां आपकी महिलाओं के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में बात होती है, वो आपका नारीवाद कहलाता है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। तो ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, ये 2 कारण आपको सारण का अथवा प्रशा का एकीकरण करने का प्रयास किया। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लोहे की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद आ जाते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका 1848 की जो आपकी उदारवादी क्रांति थी उसके क्या परिणाम हुए ये आपको बताना है। ठीक, तो जो उदारवादी क्रांति थी उसके क्या परिणाम हुए ये आपको इस तरह से पढ़ लेना है। पूरा रूढ़िवादी शक्तियाँ
1848 में उदारवादी आंदोलनों को दबा पाने में कामयाब हुई थी, किंतु वे पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाए थे। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति को समाप्त किया जा सकता था। अतः 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को प्रारंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। ठीक, इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस से भूदासत्व और बंधुओं मजदूरों समाप्त कर दी गई। हैब्सबर्ग शासकों ने हंगरी के लोगों को ज़्यादा स्वायत्तता प्रदान की, हालांकि इससे निरंकुश मयंगरों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरा नोट आउट करके लिख लेना है और इसको पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेपोलियन के द्वारा क्या क्या सुधार किए गए ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। पहला आपको पढ़ लेना है शासन संबंधी सुधार क्या हुए थे। इसके बाद आपको पढ़ लेना आर्थिक सुधार क्या हुए। इसके बाद पढ़ना धार्मिक सुधार क्या हुए। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शिक्षा संबंधी सुधार। तो नेपोलियन जो थे उन्होंने कौन कौन से सुधार किए। तो नेपोलियन शिक्षा संबंधी, व्यापार संबंधी, आर्थिक, सामाजिक, तो सभी ये आपको लिख देना है जितने भी सुधार किए थे। ठीक, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी पढ़ लेना है आपको। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। तो संस्कृति का क्या योगदान था ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये पूरा लिखा हुआ है, अच्छे से आपको नोट आउट कर लेना है। लिखते जाइए या फिर वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं। आप नोट्स बना लीजिए और ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम बता देंगे क्वेश्चन आपको, तो उनके आंसर भी आपको पढ़ लेना है। किन्हीं दो देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। तो 19वीं सदी में आपके राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए, किन्हीं दो देशों को ध्यान में रखकर बताना है। तो दो देशों में से इनमें आपको पूरा पहले इतना पढ़ लेना है। इतना पढ़ने के बाद दो देशों की आपको बता देना किस तरीके से 19वीं सदी में विकास हुआ। तो पहले आपको बेल्जियम, फिर इसके बाद पोलैंड। ठीक, तो पोलैंड और बेल्जियम दोनों का आपको बता देना किस तरीके से विकास हुआ। तो ये पूरा आपको पढ़ लेना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांति के दो परिणाम बताइए। तो ये इस तरीके से आपको पूरा नोट आउट कर लेना है। ठीक, और अच्छे से पढ़ लेना है। ये फ्रांस की क्रांति में जो क्रांति हुई उसके फ्रांस और यूरोप पर जो व्यापक प्रभाव पड़े वो प्रभाव आपको अच्छे से पढ़ लेना है सारे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो ये यूरोप पर प्रभाव ये सारे आपको उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया है। तो उदारवादी जो थे उनके 1848 की क्रांति का क्या अर्थ है और उदारवादियों ने राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को किस प्रकार बढ़ावा दिया, ये पूरा आपको भी पढ़ लेना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजनीतिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, इसके बाद आर्थिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए, ये पूरा आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लॉन्ग आंसर आपको पढ़ लेना है। अगर हम पूरा बताएंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से और हम नेक्स्ट आपका सेकंड चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।